मतलब जैसे अमित को रेड कार्ड मिला, मेरे अंदर के फैन ने बताया कि भाई ये मैच गया। 2 दर्जन अटैक हुए थे भारतीय गोल पे। श्रीजेश को हम सब जानते हैं, वो शूट आउट में सुपरस्टार हैं। 10 खिलाड़ियों के साथ हम ये मैच जीत गए हैं, मेरे लिए अभी गोल्ड मेडल आ गया है। मुझे अभी भी यकीन नहीं होता वो कैसे मैच जीत गए। जर्मनी वाला मैच जो था, मुझे लगता है कि फाइनल जाने का सबसे अच्छा मौका वो था। मेरे मुंह से प्लीज निकल गया था कि प्लीज गोल करो। हमने जर्मनी को उनके नाक में दम कर दिया। 3-4 खिलाड़ी ही खेलते तो भी मैच जीत जाते। उन 3-4 खिलाड़ियों में सरपंच साहब अव्वल हैं। 6 मेडल आए हैं, 7वां विनेश का कंफर्म था। वो कंफर्म, हम उसे गोल्ड मान रहे थे। और विनेश का जो लॉस था, अविनाश भाई, वो हर किसी को पर्सनल लॉस लग रहा था। मनु भाकर जैसी हमें एक नई ओलंपिक स्टार मिली है। हेलो एंड वेलकम टू वन इंडिया। मैं खड़ा हूँ एक ऐसी शख्सियत के साथ जिसको कोई पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन कुछ दिनों पहले भारत सेमीफाइनल जा रहा है, भारत सेमीफाइनल जा रहा है, भारत सेमीफाइनल जा रहा है। वो शब्द हम सब के कानों में आज भी गूंज रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ हॉकी का। जब सेमीफाइनल के लिए पेरिस ओलंपिक्स में टीम इंडिया ने क्वालिफाई किया था, ग्रेट ब्रिटेन को पेनल्टी शूटआउट्स में जिस तरीके से हमारी टीम ने हराया था, और जो सेंटिमेंट्स थे, सुनील तनेजा सर ने शायद सारे देश के सेंटिमेंट्स को अपने उन 3 शब्दों में पिरो दिया था। मैंने तुरंत इनको मैसेज भी किया था कि सर, दिस इज द फीलिंग दैट वी आर ऑल फीलिंग टुगेदर। लेकिन सर, बिकॉज यू हैव बीन कवरिंग हॉकी फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम, आपने बहुत ज्यादा देखा है। गोल्ड मूवी में भी आप थे कमेंटेटर बतौर इंडियन टीम के। तो सर, पहले तो उस मोमेंट के बारे में बताइए सर। आप इमोशनल थे, जुगराज पाजी भी थे, और तो वो क्या था, चल क्या रहा था? थैंक यू अविनाश भाई। आई थिंक आपने एक बात 100% सही बोली है कि मैं वैसे ही, मतलब मुझे लोग कहते हैं कि यार तुम कमेंट्री बॉक्स में कमेंटेटर नहीं होते, एक फैन बन के कमेंट्री करते हो। तो गिल्टी एज चार्ज, जो मर्जी समझ लो। जब भी भारत खेलता है, कोई भी प्लेयर या कोई भी टीम जिसकी जर्सी पे भारत लिखा होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम मैं फिर न्यूट्रल नहीं रह सकता। मैं इंडिया को चीयर करूंगा, अनअपोलोजेटिक फैन इन द कमेंट्री बॉक्स। लीग्स कर रहा हूं, क्रिकेट की हो, किसी और खेल की हो, मैं हर टीम की खुशी में शरीक होऊंगा। भारत का कोई भी खिलाड़ी या टीम खेल रही है, दूसरा कोई जीते, उनको बधाई दूंगा, उनकी खुशी में खुशी मनाऊंगा। पर अगर भारत जीतेगा तो भाई फिर तो मैं टेबल पे भी चढ़ सकता हूं। मैं फिर जो भावनाएं आएंगी उन्हें मैं रोकूंगा नहीं, और वो सब कुछ बड़े स्वाभाविक तौर पे आता है अविनाश भाई। वो मैच खास था जी। क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि अमित रोहिदास को रेड कार्ड मिलेगा। अब ज्यूरी इज स्टिल आउट। लोग, आधी दुनिया अभी भी कह रही है कि वो रेड कार्ड था। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 10 मिनट का येलो कार्ड हो सकता था, दूसरों को क्यों नहीं मिला, ऐसा क्यों नहीं हुआ। और आप 3/4 मैच अपने मेन डिफेंडर के बिना खेलते हो, और जो मेन डिफेंडर होने के बावजूद के साथ साथ आपका फर्स्ट रशर भी है पेनल्टी कॉर्नर पे, और जीबी ने दोबारा गोल भी किया था। बहुत सारी चीजें थी जो हमारे हित में नहीं थी। मतलब जैसे अमित को रेड कार्ड मिला, मेरे अंदर के फैन ने बताया कि भाई ये मैच गया। बाय गॉड, मैं वो सारे मैच में मैंने खड़े होकर कमेंट्री की। मैं बैठ नहीं पाया और लंबी लंबी सांसें आ रही थी, क्योंकि फैन का दिल टूट गया था उसके बाद। और हर मिनट जो बीतता था, स्पेशली इक्वलाइजर के बाद, मुझे लगता है याद है 2 दर्जन अटैक हुए थे भारतीय गोल पे। तकरीबन 23-24 शॉट ऑन गोल लिए थे ग्रेट ब्रिटेन ने, और हमारे बब्बर शेर श्रीजेश ने वो 24 में से 23 बचाए थे। हर एक बचाव के साथ मेरी सांस थोड़ी सी बेहतर होती थी, आप सबकी सांस, आपकी सांस बेहतर होती थी। तो जैसे ही वो रेगुलेशन टाइम खत्म हुआ, 60 मिनट मिनट की विसल बजी, तो मेरे अंदर की आवाज बदल गई। वहां मुझे मालूम था कि अब हम नहीं हार सकते, क्योंकि एक तो हमने 60 मिनट निकाल दिए, दूसरा श्रीजेश को हम सब जानते हैं, वो शूट आउट में सुपरस्टार हैं। तीसरा ये भी पता है कि हमारे खिलाड़ी शूट आउट के सुपरस्टार हैं। लेकिन 3/4 मैच 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना, जहां अंपायरिंग का स्टैंडर्ड भी क्वेश्चनेबल था, तो मैं तो कहूंगा कि वो 10 बनाम 14 का मैच था। उस मैच को हमने बचाया, उस मैच को हमने जीता। तो वो जीत, मैंने तब भी कहा था, मुझे याद है, वो इमोशनल होने के बावजूद मुझे अपने शब्द याद हैं कि 10 खिलाड़ियों के साथ हम ये मैच जीत गए हैं, मेरे लिए अभी गोल्ड मेडल आ गया है। तो वो गोल्ड मेडल जीत थी हमारे लिए। और बैक टू बैक हम 2 ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचे थे। तो उस समय एक फैन था कमेंट्री बॉक्स में, और आई एम श्योर अगर आप लोगों ने म्यूट करके भी वो मैच देखा होता तो सबकी आंखों में वैसे भी आंसू होने थे। मुझे लगता है मैंने कुछ खास नहीं किया, क्योंकि आप सब लोग भी घर में इमोशनल थे, जो हॉकी को प्यार करते हैं, जो देश को प्यार करते हैं। तो आप ही लोगों में एक मैं था
बस फर्क ये है कि आपके सामने टीवी था, मेरे हाथ में माइक था, तो मैंने बस अपनी भावनाओं को रोका नहीं, और थैंकफुली जुगराज थे जिनकी भावनाओं पे नियंत्रण था, जी हाँ। उन्होंने गले लगा लिया और माइक संभाल लिया और कमेंट्री रुकी नहीं। पर वो मोमेंट जो था वो हमारे उन 15 बब्बर शेरों का मोमेंट था जिन्होंने अमित रोहिदास, मतलब मुझे नहीं लग रहा था हम मैच जीत रहे हैं भाई, मुझे अभी भी यकीन नहीं होता हम वो कैसे मैच जीत गए। तो हैट्स ऑफ टू हमारे वो बब्बर शेर जिन्होंने मैच जीता है वो। डिसअपॉइंटमेंट हुई जब काफी टेंस मुकाबला हुआ जर्मनी के साथ भी सेमीफाइनल में भी, मतलब हमने जर्मनी को पिछली बार ब्रॉन्ज जीता था हराने के बाद, और डिफेंडिंग चैंपियन है वर्ल्ड कप के अगर हम देखें तो जर्मनी। और लेकिन जिस तरीके से टीम इंडिया का खेल था सेमीफाइनल में भी, उससे कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग क्लियर हो गई थी कि स्पेन मिल रहा है, हम बेहतर करके इस बार फिर से ब्रॉन्ज मेडल तो उठा ही सकते हैं। देखिए, दो चीजें हैं अविनाश भाई। जैसे ही पहला सेमीफाइनल नेदरलैंड्स और स्पेन का था वो पहले हो गया था, जैसे स्पेन खेला था, अंदर का जो 0.1% कोना होता है जो सोचता है कि शायद ब्रॉन्ज मेडल खेलना पड़े, क्योंकि उम्मीद तो हमें ये थी फाइनल जा रहे हैं, ऐसा क्वार्टर फाइनल जीतने के बाद हम सेमीफाइनल जीत रहे हैं। लेकिन जैसे स्पेन खेली थी, मुझे ये कंफर्म था कि मेडल के बिना भारत अब नहीं आएगा, स्पेन को हम आराम से हराएंगे, और ऑलमोस्ट आराम से हराया। लेकिन वो जर्मनी वाला मैच जो था, मुझे लगता है कि फाइनल जाने का सबसे अच्छा मौका वो था, क्योंकि पिछला टोक्यो वाला सेमीफाइनल हम इतना अच्छा नहीं खेले। वहां बेल्जियम ने हमें बहुत तंग किया था, अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स ने नाक में दम कर दिया था पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्ट कर करके। यहाँ आखिरी मोमेंट्स, और मुझे याद है मेरे मुंह से प्लीज निकल गया था कि प्लीज गोल करो, प्लीज बराबरी करो, क्योंकि 3-4 ओपन हमारे पास फील्ड गोल करने के मौके थे। लास्ट वो, खैर हम इतने दुखी हैं तो वो शमशेर और ललित को कितना दुख हुआ होगा, क्योंकि ठीक है आप सिल्वर के लिए नहीं खेलते, आप गोल्ड के लिए खेलते हो, लेकिन हम गोल्ड ही जीतते। पर गोल्ड मेडल खेलने का इससे अच्छा मौका हमें मिलता नहीं। बट जो क्वालिटी की हमने हॉकी खेली है, मेडल मैटर करता है, पर किस क्वालिटी की आपने हॉकी खेली है वो ज्यादा मैटर करता है, और हमारी क्वालिटी किसी भी हिसाब से कम नहीं थी। नेदरलैंड्स बहुत आला दर्जे की टीम है, लेकिन हमने जर्मनी को उनके नाक में दम कर दिया था। इनफैक्ट मेरा खुद का ये ऑब्जर्वेशन था कि हम टोक्यो से ज्यादा बेहतर हॉकी थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में खेल करके आए हैं, क्योंकि आपने न्यूजीलैंड के साथ जिस तरीके का खेल देखा, फिर अर्जेंटीना ने एक चैलेंज पेश किया, फिर बेल्जियम के साथ जिस तरीके से हमने खेल करके पहले शुरुआत में हमने एडवांटेज ले लिया, एक 1-0 लीड किया टीम इंडिया ने, तो इंटेंशन जो थे वो बहुत ज्यादा क्लियर थे। इंटेंशन से अगर हम बात करें तो आपने जो नाम दिया है सरपंच साहब, उनके इंटेंशंस पे थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि he led from the front and he proved कि भाई he is not the best, he is one of the best। 100% सरपंच साहब इज वन मैन आर्मी, हरमनप्रीत इज वन मैन आर्मी। हरमन के लंदन ओलंपिक्स में एक भी गोल नहीं था, खैर वो सबसे जूनियर ड्रैग फ्लिकर थे, यहाँ पे वो कैप्टन भी थे और सीनियर, खैर इकलौते ड्रैग फ्लिकर वही थे। टोक्यो में उनके नाम 5-6 गोल थे, क्योंकि वहां पे वरुण भी थे और वहां पे रुपिंदर पाल भी थे। तो हरमनप्रीत के खेल का शनै शनै विकास हुआ है, कहाँ सबसे जूनियर और कहाँ सबसे सीनियर, और कैप्टन साथ में वो बने हैं। और एक जो दिक्कत ये रही है जो हम सबने नोट की, हमारे फील्ड गोल इतने नहीं आ रहे थे। अभिषेक ने 2 किए हैं, मनप्रीत और मनदीप और विवेक सागर ने 1-1 किया है, लेकिन जो टोक्यो में हमारे खिलाड़ी मैच दर मैच फील्ड गोल कर रहे थे वो नहीं इस बार आ रहे थे। दूसरी दिक्कत ये थी कि हमारे पास हरमन का बैकअप नहीं था। अगर जुगराज सिंह जूनियर होते तो शायद हमारा पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन भी बेहतर होता। बट इन सारी सीमितताओं के बावजूद सरपंच साहब ने जो 10 गोल किए हैं, वो मैं कहूं कि अगर 3-4 खिलाड़ी ही खेलते तो भी मैच जीत जाते। उन 3-4 खिलाड़ियों में सरपंच साहब अव्वल हैं। तो सरपंच साहब इज अ लेजेंड फॉर अ रीजन। मतलब भारत के कितने, आई थिंक 15 गोल हुए हैं पूरे ओलंपिक्स में, और 10 गोल अकेले उस खिलाड़ी के हैं, जो बताता है कि ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर एट द मोमेंट। बिल्कुल, ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, और वर्ल्ड क्लास प्लेयर ने संन्यास भी ले लिया। दूसरे वर्ल्ड क्लास प्लेयर ने, पीआर श्रीजेश, आपने जैसे थोड़ी देर बोला कि पहले कि ग्रेट ब्रिटेन में तो ये फिर कंफर्म हो चुका था मैच में कि अब श्रीजेश जो द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया है वो रोक लेंगे, बट हिज कंट्रीब्यूशन सर थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। श्रीजेश ऐसे खिलाड़ी हैं अविनाश की जिनको शब्दों में तौलने लगे तो हम शब्द निकाल लेंगे, पर वो न्याय नहीं करेंगे श्रीजेश के साथ। मैं सिर्फ 3-4 आपको स्टैट्स ही बता देता हूं, उसी से पता लग जाएगा कितनी बड़ी बात है। 4 ओलंपिक्स खेलना, 2 ओलंपिक मेडल और 2 एशियन गेम्स गोल्ड मेडल, ये कॉम्बो किसी गोलकीपर के पास नहीं है। इनफैक्ट वो भारत के इकलौते गोलकीपर हैं जिनके पास एशियन गेम्स के 2 गोल्ड मेडल हैं।
एशियन गेम्स गोल्ड जीतना कई बार ओलंपिक मेडल जीतने से ज्यादा कठिन हो जाता है, और वो हमने देख लिया पिछले कुछ सालों में। और मतलब श्रीजेश है, अभी जब उनका फेलिसिटेशन हुआ था, फेयरवेल हुआ था, तो मुझे एमसीइंग करने का सौभाग्य मिला। तो पता चला कि मतलब उनसे उन्हें इतने सालों से जानता हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि टीम का भरोसा कितना ज्यादा है। वो 10 खिलाड़ी कह रहे हैं कि यार हमसे गलती होगी तो श्रीजेश संभाल लेगा। यही पता, इसी से पता चलता है कि श्रीजेश वाकई में जो दीवार उनको कहा गया है, वो ऐसे ही सिर्फ विशेषण नहीं दिया गया, उस खिलाड़ी ने करके दिखाया है। और मुझे जो आने वाले गोलकीपर हैं, चाहे वो पाठक हो, चाहे वो सूरज करकेरा हो, मुझे उनसे उम्मीदें भी हैं, पर मुझे उनके लिए डर भी लग रहा है कि आप इतने बड़े खिलाड़ी की लिटरली जगह लेंगे वहां जाकर, एंड आई होप कि वो दबाव उन पे ना पड़े, क्योंकि वो आउट एंड आउट लेजेंड हैं। टोटल 4 प्लेयर हैं जो भारत के लिए 4 ओलंपिक्स खेले हैं। तीसरे और चौथे श्रीजेश और मनप्रीत बने हैं। 4 ओलंपिक खेलना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। इनफैक्ट 4 और 5 प्लेयर बने हैं। 4 ओलंपिक खेलना ही बड़ी बात है, और 2 मेडल वो लेकर आए हैं। और सबसे बड़ी बात कि उस खिलाड़ी ने रिटायरमेंट अनाउंस की है। बहुत सारे खेलों में, इवन क्रिकेट में बहुत सारे खिलाड़ी रिटायरमेंट अनाउंस करते नहीं है। हॉकी में तो और भी ज्यादा ये चीज विरली है। ओलंपिक शुरू होने से पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया, और जिस अंदाज में किया वो भी एक अलग क्लास थी। और फिर जब उनका आखिरी मैच था, वहां भी उन्होंने कर दिया कि भाई ये मेरा आखिरी मैच होने वाला है, द लास्ट डांस होने वाला है। तो उस खिलाड़ी का आप कॉन्फिडेंस भी देखिए, उस खिलाड़ी की महानता भी देखिए। वो चाहे तो अभी भी 2 साल कम से कम खेल सकते हैं। मुझे लगता है वो एलए ओलंपिक भी खेल सकते हैं। और वैसे भी गोलकीपर के इंजर्ड होने के चांसेस बाकियों के मुकाबले थोड़े कम होते हैं। उन्होंने तीसरे मेडल का लालच नहीं किया। वो कह रहे हैं कि मेरा काम हो गया, मैंने बहुत परिवार से मैं दूर रह लिया। परिवार का बैलेंस भी जरूरी है, पर श्रीजेश की कमी मैं उम्मीद करता हूं बाकी गोलकीपर पूरे कर पाए, जो है बड़ा मुश्किल। जी हाँ। तो चलिए हॉकी से थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं अपने आप को कबड्डी पे, क्योंकि सुनील सर को हमने बहुत ज्यादा कबड्डी की कमेंट्री करते हुए सुना है, और अभी ज्यादा नहीं, पिछले हफ्ते ही प्रो कबड्डी लीग का ऑक्शन हो गया है। कुछ ऐसे 8 करोड़पति 8 खिलाड़ियों, ये रिकॉर्ड बन गया कि इतनी ज्यादा बड़ी बोली लगी। हालांकि थोड़ा सा सरप्राइजिंग था प्रदीप नरवाल का, जो वो 70 लाख में बेंगलुरु बुल्स, एक स्टील कहेंगे आप? प्रदीप की मैं स्टील मानता हूं। इनफैक्ट मैंने अपने चैनल पे भी इस बात की चर्चा की थी। मैंने पिछले सीजन का जो उनका प्राइस था और परफॉर्मेंस थी, उसको डिवाइड करके मैथमेटिक्स निकाला। तो प्रदीप का जो एक रेड पॉइंट है, वो पवन के एक रेड पॉइंट के मुकाबले 4 गुना 5 गुना सस्ता पड़ रहा है। मुझे लगता है दोनों के लिए बुरी डील नहीं है। प्रदीप को जो आखिरी बार ऑक्शन प्राइस मिला था वो 90 लाख का था 2 सीजन पहले, और पिछले सीजन में 15% बढ़ा के मिला, तो 1 करोड़ 5 लाख के आसपास उनका ऑक्शन वैल्यू था। परफॉर्मेंस वो नहीं आई। 200 पॉइंट, 225 वाली परफॉर्मेंस नहीं आई। और उम्र के साथ रिफ्लेक्सेस आपकी कमजोर होती हैं। डिफेंडर है जो 40 साल की उम्र तक खेल सकता है। रेडर के लिए 30 प्लस में पीक फॉर्म बरकरार रखना मुश्किल है। तो मैं कहूंगा 70 बुरा प्राइस नहीं है, कंसिडरिंग कि प्रदीप की फिलहाल पीक नहीं है। वो पीक उनकी सीजन 5 और 6 तक थी। और एक ये भी बात है कि अगर आप 5 सीजन इकट्ठे खेल लें, 3, 4, 5, 6, 7, इन 7 सीजन तक उन्होंने पीक दिखाई है अपनी। 5 सीजन एक रेडर के लिए एक पीक पे खेलना बहुत मुश्किल होता है। वो राहुल हैं, वो प्रदीप हैं, अब पवन बनने वाले हैं, नवीन बन सकते हैं। जो खिलाड़ी 5 सीजन एक तरह का परफॉर्मेंस दे गया, मैं उसको लेजेंड मानता हूं। बुल्स के लिए अच्छी डील है, 70 में आपको प्रदीप मिल गए। लेकिन आप ये भी देखो कि किसी और टीम ने 70 से ज्यादा उनका प्राइस लगाया भी नहीं, क्योंकि उनको ये भी पता है कि प्रदीप की आयु बढ़ रही है। पर मैं दूसरी तरफ, जो मेरे अंदर का फैन है, वो ये भी उम्मीद करता है कि अब प्रदीप जो कि स्ट्राइक रेडर होंगे, हर मैच में 15 रेड करेंगे, तो हो सकता है फिर इस बार 225 पॉइंट लेकर आए। और कोच शेरावत साहब ने कहा है वो 190 पॉइंट लेके आएंगे, और कोच शेरावत जो कहते हैं वो सही साबित होता है। तो लेट्स होप कि ये कॉम्बिनेशन इस बार सही साबित हो उनके लिए। आपके हिसाब से कौन सी टीम ऑक्शन के बाद बैलेंस लग रही है? ऑल्दो ये से कहना थोड़ा सा ज्यादा जल्दबाजी हो जाती है, लेकिन क्योंकि आप हर सीजन फॉलो किया है, 10 सीजन का आपके पास अनुभव है, ऑन पेपर अभी कौन सी टीम काफी बैलेंस लग रही है? और एक आगे का सवाल ये भी है सर कि अब हमें एक मैच्योरिटी दिख रही है फ्रेंचाइजीज में, वो नाम के पीछे नहीं जा रहे हैं। जो स्काउट्स हैं जो अपना काम कर रहे हैं, वो पीछे से, जैसे हमने आईपीएल को प्रोग्रेस होते हुए देखा है, इवॉल्व होते हुए देखा है, अब वो थॉट प्रोसेस हमें कबड्डी में, प्रो कबड्डी में भी दिख रही है। बिल्कुल, दोनों बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। बैलेंस में मुझे लगता है कि एक तो पुनेरी पल्टन डिफेंडिंग चैंपियन, सेम टीम, आपने सिर्फ शादलू को छोड़ा, उनकी जगह 4 आप नए लेफ्ट कॉर्नर ले आए। और यूपी का खिलाड़ी है मोहम्मद अमान, उस पर नजर रखिए। बुल्स के अमन हैं, हरियाणा के मोहित हैं,
जो लेफ्ट कॉर्नर खेल सकते हैं। तो सेम टीम है, वही असलम है, वही मोहित है, वही गौरव खत्री, विनेश हैं, संकेत हैं। आप वी अजीत कुमार को ले आए, आपकी रेडिंग मजबूत हो गई। आप विशाल लाठर को ले आए, आपका लेफ्ट डिफेंस मजबूत हो गया। ये वैसी ही टीम है, बिल्कुल वैसी ही टीम है, तो अगेन वैसी ही खतरनाक है। दूसरा मुझे लगता है कि इस बार की छुपी रुस्तम टीम निकल सकती है तमिल तलाईबाज। उनके पास डिफेंस सागर साहिल मोहित अभिषेक सेम खिलाड़ी 4 सीजन से खेल रहे हैं, तो आप चारों को अब आउटस्टैंडिंग खेलना पड़ेगा। आपके पास लेफ्ट साइड के बहुत रेडर हैं, नरेंद्र कंडोला हैं, आपके पास अभिषेक सॉरी हिमांशु हैं। अब आप राइट रेडर सचिन तंवर ले आए, आपके सारे विभाग टिक हो गए। तो मुझे लगता है कि इनको खतरनाक खेलना पड़ेगा। इनके अलावा बाकी सारी टीम्स मुझे तकरीबन सेम लेवल पे लग रही हैं। बहुत ज्यादा हल्की कोई टीम नहीं लग रही। हर टीम के पास कोई ना कोई बड़ा खिलाड़ी है। पटना पे मैं दोबारा से जरा नजर डालूंगा ये देखने के लिए कि उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है। पर पुनेरी पल्टन और तमिल तलाईबाज, ये मुझे 2 टीम लगता है कि जो बाकियों की नाक में दम करेंगी। हमने ओलंपिक्स की बात की, हमने हॉकी की बात की, हमने कबड्डी की बात की। सर, एक जो ख्वाहिश रहती है कि कबड्डी कब ओलंपिक्स का हिस्सा बनेगा, क्लैमर है, बहुत ज़्यादा वॉइसेस बन रही हैं। जो एक बात कही जाती है कि सिर्फ ये एशिया में खेला जाता है, बट हमने वर्ल्ड कप्स भी होस्ट किए हैं, हमने देखा भी है कि अगर खेलेंगे तो बाहर की टीमें भी आकर के कॉम्पीट करती हैं। तो क्या लगता है कि अब ओलंपिक्स जो आईओसी है उसको ये सोचना चाहिए कि ये एक इतना ही इंटरेस्टिंग टच स्पोर्ट है जितना शायद कोई और गेम हो सकता है, और एक सब कॉन्टिनेंट में जैसे क्रिकेट और स्क्वॉश बहुत ज्यादा पॉपुलर गेम है। क्रिकेट की अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो क्रिकेट को भी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन स्पोर्ट्स बोल करके रोक दिया जाता था, लेकिन अब एलए ओलंपिक्स में क्रिकेट पार्ट है। क्या हम उम्मीद करें कि अगले मे बी नेक्स्ट ओलंपिक्स में 32 के ओलंपिक्स में कबड्डी को उसका ड्यू जो है वो मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। एक तो चलो वोटिंग सिस्टम है कि कम से कम कितने देश हैं जहां पे एसोसिएशन है, आई थिंक 40 के आसपास का आंकड़ा है, और उसके बाद आईओसी उस पर गौर करती है कि नहीं। दूसरी बड़ी बात यह है कि देखिए क्रिकेट अभी भी एशियन गेम्स का परमानेंट स्पोर्ट नहीं है। कबड्डी 1990 से एशियन गेम्स का परमानेंट स्पोर्ट है, और 2010 से विमेन कबड्डी भी लगातार हो रही है। तो बिल्कुल आईओसी को विचार करना चाहिए, और इसमें मुझे लगता है कि इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन को थोड़ा और प्रोएक्टिव होना चाहिए था। 2016 में वर्ल्ड कप हुआ, उसको 8 साल हो चुके हैं, हमने अगला वर्ल्ड कप नहीं देखा। और कबड्डी जैसे खेल में तो हर 2 साल में वर्ल्ड कप हो जाना चाहिए था, जहां लोगों को कबड्डी देखने की ख्वाहिश रहती है। बिल्कुल होना चाहिए। मुझे लगता है कि कबड्डी वर्ल्ड कप में सारे कॉन्टिनेंट से टीम आई थी, नॉर्थ अमेरिका से, साउथ अमेरिका से, यूरोप की 2 टीम्स थी, ऑस्ट्रेलिया से थी, एशिया तो खैर महाशक्ति है ही है। बिल्कुल मुझे लगता है इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन थोड़ी और शिद्दत दिखाएं। 32 नहीं तो 36 में तो आना चाहिए, और फिंगर्स क्रॉस्ड वो 36 वाला ओलंपिक्स भारत में हो तो भारत का से होगा। कबड्डी भी हो, खो खो भी हो, योग भी हो, दुनिया हमारे खेलों की शक्ति देखे। तो कबड्डी आएगी तो फिर ऑब्वियसली हमें ज्यादा खुशी होगी, 2 मेडल भी पक्के हो जाएंगे हमारे। बिल्कुल, मेडल भी पक्के हो जाएंगे, और जरूर उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में जिन जिन खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का वर्चस्व है वहां पर बेहतर प्रदर्शन भी देखने को मिले। मैं खत्म करूंगा, ओलंपिक्स में इस बार हमारे मेडल जो है वो उम्मीद के मुताबिक नहीं आए, 7 की बराबरी भी हम नहीं कर पाए। आप कमेंट्री कर रहे थे, खत्म होते होते एक मायूसी खत्म हुआ का दौर जो था खत्म हुआ, क्योंकि हमने हारना शुरू किया। जो जर्मनी की हार मिली, फिर उसके बाद हमारे रेसलर्स, बॉक्सर्स सब बैक टू बैक बाहर होते चले गए, लक्ष्य सेन बाहर हो गए। तो वो एक दिन जो था वो बहुत खराब, भारी पड़ रहा था भारतीय फैंस के ऊपर। आपके ऊपर उस वक्त बीइंग अ कमेंटेटर क्या गुजर रही? वो 1.5 दिन बड़ा मुश्किल से निकला। दोनों चीजें हैं। हम खैर जो मेरा अपना अनुमान था, मुझे लग रहा था कि डबल डिजिट में मेडल आएंगे, और अब देखिए आ भी गए थे। 6 मेडल आए हैं, 7वां विनेश का कंफर्म था। वो कंफर्म, हम उसे गोल्ड मान रहे थे, क्योंकि जो यूएस की रेसलर के साथ उनका बाउट होना था, उनके मैचेस भी मैंने कवर किए थे। शी वॉज गुड, पर मुझे इतना मालूम था कि विनेश के अंदर जो दृढ़ता थी वो मेडल गोल्ड ही आता। 7 तो मेडल अपने कंफर्म थे। लक्ष्य सेमीफाइनल में भी अपना लीड लेके हारे, ब्रॉन्ज मेडल मैच में भी वो लीड लेके हारे, तो वो एक और सरप्राइज वाला कंफर्म मेडल हमारे हाथ से निकला। मनु शूट ऑफ में अपना तीसरा ब्रॉन्ज नहीं जीत पाई। अर्जुन बबूता, मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है अविनाश की जो प्लेयर नंबर 4 पे रहा है ना, वो सबसे दुखद स्थिति होती है। या तो आप जल्दी बाहर हो जाएं, मेडल के करीब पहुंच के बाहर होना खिलाड़ी सारी उम्र नहीं भूलता। तो अर्जुन बबूता हमारे राइफल शूटर, वो 4th प्लेस पे रहे हैं। उसके अलावा हमारी जो आर्चरी की मिक्स जोड़ी थी, अंकिता भगत और धीरज बोमदेवरा,
वो आखिर में अपना ब्रॉन्ज मेडल मैच हारे हैं। इसके अलावा एक दो और हमारे फोर्थ प्लेस फिनिश हुए हैं। अब मैं कई बार ये सोचता हूँ कि अगर हमें इतना दुख हो रहा है तो उन एथलीट्स पे क्या बीत रहा होगा, क्योंकि वो हारने के लिए नहीं जाते हैं। लोग सवाल उठाते हैं, उंगलियां उठाते हैं कि इतने साल हो गए खेलते को, मेडल क्यों नहीं आया। वो मेडल लेने ही जाते हैं। अगर हमें, खैर वो जो विनेश वाला दिन था, मुझे ऐसा लग रहा था कि एक डेढ़ दिन में शायद रोबोट बन के काम कर रहा था। सुबह उठे 11 बजे, दोस्त का मैसेज आया, किसी अखबार के न्यूज़ का लिंक फॉरवर्ड किया था, विनेश डिस्क्वालीफाइड। मुझे लगा र्यूमर है, ऑनेस्टली मुझे लगा र्यूमर है। मैं अपना होमवर्क करने लगा, मैंने 3-4 घंटे लेट जाना था स्टूडियोज। टीवी लगाया, हर जगह यही खबरें आ रही हैं। अपना स्पोर्ट्स 18 लगाया, उस पर भी यही डिस्कस हो रहा है। फिर न्यूज़ खोली तो पता चला कि न्यूज़ कंफर्म है। साक्षी को मैसेज किया, उनका कॉल आया, बात नहीं हो पाई। बोली सर मैं स्टूडियो जा रही हूँ। स्टूडियो गए और वहां ऐसा था कि जैसे आप किसी बहुत बड़ी दुर्घटना की जगह बैठे हैं। ईमानदारी से बताऊं तो मतलब वो पूरा दिन, अगला आधा दिन हम सब काम कर रहे थे, अच्छा ही काम कर रहे थे, पर रोबोट बन के कर रहे थे। सांस हमें आई जब अगले दिन हॉकी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। उस दिन साक्षी ने भी आके मुझे खुशी से गले लगाया, बोले सर जी विनेश का दुख तो हम कभी नहीं भूल सकते, लेकिन चलिए भारत को मेडल मिल गया। और विनेश का जो लॉस था, अविनाश भाई, वो हर किसी को पर्सनल लॉस लग रहा था, क्योंकि विनेश अपना सेमीफाइनल जीती, उससे थोड़ी देर पहले हॉकी की टीम सेमीफाइनल हारी थी। पर हम ओवरऑल ठीक थे, हमें मालूम था चलिए अगले दिन हॉकी का ब्रॉन्ज मेडल मैच है, जीतेंगे। विनेश का मेडल कंफर्म है, रात को नीरज का मैच है। एक ही रात को, शाम से लेकर रात तक हमें 3 मेडल मिलेंगे, जिसमें से एक गोल्ड होगा, नीरज का भी गोल्ड होगा, हॉकी का ब्रॉन्ज कंफर्म है। लेकिन अगले दिन सारे के सारे जो इमोशंस थे, जो हालात थे, वो बदल गए। वो डेढ़ दिन निकालना बड़ा मुश्किल था। और फिर मैं जब भी ऐसी फीलिंग आती है तो मैं ये सोच लेता हूँ कि अगर हमारी ये हालत है तो सोमवीर और विनेश की क्या हालत हुई होगी, उनके परिवार की और उनके चाहने वालों की क्या हालत हुई होगी। तो ये ओलंपिक कई मायनों में हमारे लिए अच्छा था। मनु भाकर जैसी हमें एक नई ओलंपिक स्टार मिली है, जिनके पास अभी ईश्वर करे बहुत लंबा करियर है। हमें क्लोज फोर्थ प्लेस फिनिश मिले हैं। अर्जुन जैसे, धीरज जैसे प्रॉमिसिंग खिलाड़ी मिले हैं। बॉक्सिंग में हमें निराशा हुई, एक भी मेडल नहीं आया। रेसलिंग में हमें अमन सहरावत के तौर पे छुपा हुआ रुस्तम मिल गया। विनेश को लेके, हमारे बैडमिंटन प्लेयर्स के क्लोज फिनिश को लेके थोड़ी निराशा भी हुई है। और विनेश वाले इंसिडेंट ने मतलब वो देशवासियों का दिल थोड़ा सा खराब, दिल दुखाया। मतलब कि यार ये नहीं होना चाहिए था। वो लड़के हारती तो किसी को दुख ना होता। जब 100 ग्राम के वजन से आप मेडल पाने से वंचित रह जाए, और मीराबाई 1 किलो उनका कम रहा, उनका भी फोर्थ प्लेस फिनिश था। तो छोटी छोटी चीजों ने देशवासियों का दिल दुखाया है। नीरज का गोल्ड नहीं आया तो हम दुखी हुए। तो मैं इन सारी चीजों को अविनाश भाई सकारात्मक तौर पे लेता हूं कि नीरज गोल्ड नहीं लाते तो हमें दुख होता है। हमें उनसे मेडल की आशा नहीं, हमें उनसे गोल्ड की आशा है। इमेजिन कीजिए उस खिलाड़ी का कद हमारी नजरों में कितना बड़ा है। विनेश इस ओलंपिक से पहले कितने भारतीय उनको वाकई में जानते होंगे, अब हर भारतीय उनके दुख का हिस्सा है। तो इमेजिन कीजिए उस खिलाड़ी का कद कितना बड़ा हो गया। मीराबाई 1 किलो से दूसरा मेडल चूक गई। इमेजिन कीजिए कितने भारतीय अब उनको जानने लगे हैं। उन खिलाड़ियों के लिए दुख की बात है, पर एज अ स्पोर्ट्स फैन मुझे लगता है कि हमारी कंट्री एक स्टेप आगे बढ़ी है कि अब हम सिर्फ क्रिकेटर्स के इमोशंस के साथ अपने इमोशंस नहीं जोड़ते। अब हम रेसलर के साथ अपने इमोशन जोड़ते हैं, हम हॉकी के साथ अपने इमोशन जोड़ते हैं, हम बॉक्सर्स के साथ, हम वेट लिफ्टर्स के साथ अपने इमोशंस जोड़ते हैं। तो मैं इस चीज को सकारात्मक तौर पे लेता हूं कि अब ये खिलाड़ी पूरे भारत के पसंदीदा खिलाड़ी बन गए हैं, घर घर में इनके नाम प्रचलित हैं। जी हाँ। तो उम्मीद करते हैं ये जो नाम है, ये पसंदीदा खिलाड़ी है, ये नाम हाउस होल्ड नेम्स बने रहें और सिर्फ ओलंपिक्स के शुरू होने और खत्म हो जाने तक ही ये सिलसिला ना जारी रहे। इनके बारे में चर्चाएं थ्रू आउट द ईयर, ओलंपिक्स से दूसरे ओलंपिक्स तक होती रहे, तभी इन खिलाड़ियों का प्रोत्साहन भी होता रहेगा और हम इनके बारे में जानते भी रहेंगे। सर, बात करने के लिए वन इंडिया से सबसे पहले थैंक यू, अपना टाइम आपने दिया।